हेलो एवरीवन, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आपने अभी तक पढ़ा है सबसे पहले तो वर्क डन, जिसको मैं पीवी वर्क बोल रहा था, ठीक है। डेरिवेशन किया है तो W होता है, वर्क डन होता है माइनस P डेल V के इक्वल होता है, ठीक है। उसके बाद आपने वर्क डन पढ़ा है वॉल्यूम की टर्म में, ठीक है, जो कि होगा W इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 बाय V1, क्लियर। फिर अकॉर्डिंग टू बॉयल्स कांस्टेंट P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V के। तो आपने वर्क डन को पढ़ा है प्रेशर की टर्म में माइनस 2.303 nRT log ऑफ P1 बाय P2, ठीक है। वर्क डन मैं निकाल सकता हूं प्रेशर की टर्म में, क्लियर। हाँ जी, उसके बाद आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एनर्जी पर डिपेंड करता है कि जो चेंज इन एनर्जी होगी, किसी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की, वो इक्वल होगी सम ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, ठीक है। डेल यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। फिर आपने एंथैल्पी पढ़ा है। एंथैल्पी होता है H इक्वल टू यू प्लस पीवी, H इक्वल टू यू प्लस पीवी, ठीक है। और एंथैल्पी चेंज डेल H इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी के इक्वल होगा, ठीक है। एंथैल्पी चेंज होगा डेल H इक्वल टू पी इंटू डेल वी के, क्लियर है। और फिर आपने बोल दिया था कि जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हीट के बराबर होगा, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। क्यों V इक्वल होता है डेल U के, और जो डेल H है एंथैल्पी चेंज है वो इक्वल होता है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर के, ठीक है। अगर प्रेशर कांस्टेंट रखता हूं और हीट सप्लाई करता हूं किसी सिस्टम को तो वो एंथैल्पी चेंज के इक्वल होता है। फिर आपने एंथैल्पी चेंज और डेल यू के बीच रिलेशनशिप निकाल दी थी, जो कि रिलेशनशिप होगी डेल H इक्वल टू होता है डेल यू प्लस डेल Ng RT, क्लियर। डेल Ng RT, ठीक है। डेल Ng क्या है? नंबर ऑफ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, या फिर मैं बोल सकता हूं किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, किसके इक्वल होता है? डेल Ng के, ठीक है। हाँ जी, उसके बाद आपने हीट कैपेसिटी पढ़ी है। हीट कैपेसिटी होता है Cp, C से मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूं, और हीट कैपेसिटी होगा कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हीट को सप्लाई किया जाता है या सिस्टम जितनी हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, उसको मैं हीट कैपेसिटी बोलूंगा, ठीक है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दो तरह की आपने हीट कैपेसिटी पढ़ा है। हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल होता है du बाय dt के, क्लियर। और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल होता है dh बाय dt के, क्लियर है। ये सब चीजें आपने अब तक पढ़ी है, ठीक है। तो आज हम करते हैं Cp और Cv के बीच रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv, Cp और Cv के बीच रिलेशनशिप। Cp होगा हमारे पास हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv होगा हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। Cp होता है, या फिर मैं लिख सकता हूं Cp माइनस Cv इक्वल टू होता है dH बाय dt, ठीक है, dH बाय dt माइनस du बाय dt, क्लियर। Cv होगा हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, क्लियर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। देन एज वी नो जो एंथैल्पी होता है हमारे पास H होता है U प्लस PV। एंथैल्पी होगा H इक्वल टू U प्लस PV एंड DH इक्वल टू होगा du प्लस, या फिर हम बोल सकते हैं
डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी। और उससे पहले पीवी फ्रॉम एन आइडियल गैस, फ्रॉम एन आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस हम बोल सकते हैं पीवी इक्वल टू आरटी के बराबर होगा, ठीक है। फॉर 1 मोल ऑफ गैस पीवी इक्वल टू होगा आरटी के बराबर, वैल्यू पुट कर दीजिए H इक्वल टू U प्लस आरटी। अब डिफरेंशिएट करिए इसको विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। हाँ जी, लिख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ H, d बाई डी टी ऑफ H इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ U, d बाई डी टी ऑफ U प्लस R क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, R कांस्टेंट है। और टेम्परेचर को ही हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन होता है 1, ठीक है, डिफरेंशिएशन होगा 1। तो ये आ गया मेरे पास R इंटू 1, क्लियर है। या फिर मैं लिख सकता हूं dt बाई डी टी या फिर d बाई डी टी ऑफ t, क्लियर है। तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। हाँ जी, तो ये आ गया मेरे पास dH बाई डी टी इक्वल टू du बाई डी टी, dH बाई डी टी इक्वल टू du बाई डी टी प्लस r, ठीक है। dH बाई डी टी माइनस du बाई डी टी इक्वल टू r, मैं लिख सकता हूं dH बाई डी टी क्या होता है, dH बाई डी टी होता है Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। मैं लिख सकता हूं Cp माइनस du बाई डी टी क्या होता है, Cv, ठीक है, Cv इक्वल टू R। तो रिलेशनशिप हमारे पास आई Cp माइनस Cv इक्वल टू R, ठीक है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R। और इससे हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर मैं Cp में से Cv घटाता हूं, माइनस करता हूं, तो रिजल्ट आता है हमारे पास पॉजिटिव, ठीक है, गैस कांस्टेंट होता है, रिजल्ट पॉजिटिव आता है। तो मैं बोल सकता हूं कि जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, क्लियर है। क्योंकि अगर बड़ी क्वांटिटी में से अगर मैं छोटी क्वांटिटी माइनस करता हूं तो ही रिजल्ट हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आता है, क्लियर है। तो Cp माइनस Cv इक्वल टू R है। तो हीट कैपेसिटी किसी भी गैस की, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की ज्यादा आएगी किससे, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस या इक्वेशंस हम बोल सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस की या रिएक्शंस, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देखिए एक्सो होता है बाहर, थर्मिक, एक्सो बाहर, थर्मिक मीन्स थर्मल या फिर हीट, मैं बोल सकता हूं थर्मिक मीन्स थर्मल, थर्मल को मैं बोल सकता हूं हीट, ठीक है, मतलब जो हीट को बाहर निकालती है, ठीक है। द रिएक्शन विच इज प्रोसीड थ्रू द इवोल्यूशन ऑफ हीट, जो रिएक्शन प्रोसीड होती हैं कब, जब उनसे हीट निकलती है, इवोल्यूट होती है। द रिएक्शन, मैं लिख सकता हूं द रिएक्शन विच इज प्रोसीड through the evolution of heat, evolution of heat
जो रिएक्शन प्रोसीड होती है या जो रिएक्शन हीट इवोल्यूट करती है, हीट को बाहर निकालती है, उसको हम बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, हाँ जी। जैसे C+O2 CO2, क्लियर है। कार्बन को जब हम कंबस्ट करते हैं तो CO2 गैस निकलती है और हीट जनरेट होती है। ठीक है, प्लस 393.6 किलो जूल पर मोल, इतनी हीट इसमें जनरेट होती है। क्लियर, इतनी हीट इससे निकलती है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो उसके लिए जो हमारे पास एंथैल्पी है, चेंज इन एंथैल्पी है, ठीक है, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं डेल एच, वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, क्योंकि सिस्टम में से कुछ ना कुछ निकल रहा है, तो इसका मतलब जो सिस्टम है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, कम होता जा रहा है या फिर निकल रहा है, तो उसको मैं क्या करूंगा, डेल एच को नेगेटिव से शो करता हूं। ठीक है, तो हर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो होगा नेगेटिव। क्लियर है, हाँ जी। जैसे ये रिएक्शन है, जैसे हम लिख सकते हैं H2 प्लस हाफ O2 H2O। क्लियर, इसके लिए भी डेल एच क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि इससे भी हीट रिलीज होती है। ठीक है, या फिर एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज होती है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ठीक है, नेक्स्ट है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मींस अंदर, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस को हीट सप्लाई की जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक reactions, endothermic reactions, the reaction in which heat is absorbed, या फिर those reaction which is heat absorbed, या लिख सकते हैं the reaction proceed with the absorption of heat, with the absorption ऑफ हीट। ठीक है, जो रिएक्शन प्रोसीड होती है हीट की एब्जॉर्प्शन से, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, जैसे N2 प्लस O2, ठीक है, या तो हम हीट को यहां पर शो करेंगे, हीट इसने एब्जॉर्ब की है और बना दिया है 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्लियर, यहाँ पर या तो यहाँ पर हम इसको शो कर सकते हैं, या इस रिएक्शन को हम लिख सकते हैं N2 प्लस O2 से 2NO, नाइट्रिक ऑक्साइड माइनस हीट। क्लियर, माइनस हीट, क्योंकि माइनस का मतलब क्या है, जो हीट है इधर क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है या ऐड हो रही है उसमें। क्लियर, हाँ जी। तो जो रिएक्शंस हीट देने से प्रोसीड होती है उसको हम क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और हमेशा, और इसके लिए जो डेल एच होगा, एंथैल्पी चेंज होगा एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए, वो क्या होगा, वो होगा पॉजिटिव। क्लियर, क्योंकि सिस्टम के अंदर हम हीट दे रहे हैं, तो इसका मतलब जो सिस्टम की जो क्वांटिटी है, चाहे सिस्टम की जो एनर्जी है वो बढ़ रही है। ठीक है, और सिस्टम की एनर्जी बढ़ रही है तो सिस्टम के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ पर हमेशा जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। हमेशा जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए, और जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी हमेशा कम होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा कम होगी। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम एक ग्राफ से भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ग्राफ लेता हूं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन और प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं रिएक्शंस को। और हमेशा जो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होंगी वो नेचुरल रिएक्शन होंगी, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होंगी। ठीक है, हाँ जी।
जैसे एंथैल्पी चेंज हम शो कर सकते हैं फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ग्राफ प्लॉट करते हैं, वाई एक्सिस पर हम लेते हैं एंथैल्पी, एक्स एक्सिस के लिए प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन या रिएक्शन प्रोसीड, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। हाँ जी, हमेशा जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है किसी भी नेचुरल प्रोसेस के लिए, और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी तो उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा आती है, और प्रोडक्ट हमेशा ज्यादा स्टेबल होता है किससे, रिएक्टेंट से, ठीक है, किसी भी नेचुरल या फिर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं ये हमारे रिएक्टेंट की एनर्जी है, ठीक है, और कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होती है इस पाथ के अलोंग, क्लियर है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ एक्टिवेशन एनर्जी भी होती है, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टू कंप्लीट द रिएक्शन, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द रिएक्शन टू गिव इफेक्टिव कोलोजन, ठीक है, इफेक्टिव कोलोजन के लिए जो एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होती है, क्लियर है। तो किसी भी रिएक्शन का ये पाथ होता है, ठीक है। ये है हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी, या फिर मैं बोल सकता हूं एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, और ये आ गई मेरे पास प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी, या फिर एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट मैं बोल सकता हूं, और टोटल एंथैल्पी चेंज इक्वल होगा, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब देखिएगा जो एंथैल्पी है, जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो है कम, और जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है वो है ज्यादा। मान लो इसकी वैल्यू है 2 और इसकी है 7, क्लियर, ऊपर नंबरिंग हम करते जाएंगे तो यहाँ पर 2 वैल्यू आएगी, यहाँ पर 7 आएगी। तो अगर मैं प्रोडक्ट की एंथैल्पी में से रिएक्टेंट की एंथैल्पी सब्ट्रैक्ट करता हूं तो वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। तो इसके लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जो डेल वैल्यू है वो क्या होगी, नेगेटिव, ठीक है। टोटल एंथैल्पी चेंज एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए क्या होगा, नेगेटिव। इसी तरह से हम बना सकते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंथैल्पी चेंज ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। मतलब हीट एब्जॉर्ब की है, अगर हीट एब्जॉर्ब की है या फिर एनर्जी एब्जॉर्ब की है हीट की फॉर्म में, तो सिस्टम की एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है। सिस्टम की एनर्जी अगर बढ़ गई है तो जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, और जो पहले सिस्टम पड़ा था मींस जो रिएक्टेंट था उसकी एनर्जी क्या थी, कम होगी, क्योंकि मैंने एनर्जी को सप्लाई कर दिया है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं एंथैल्पी और रिएक्शन प्रोसीड के बीच ग्राफ, क्योंकि एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं द रिएक्शन विच इज कैरिड आउट विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट उसने एब्जॉर्ब की है। अगर सिस्टम हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, क्लियर। हाँ जी, तो मैं बोल सकता हूं ये है हमारे पास रिएक्टेंट की एनर्जी, और जो रिएक्शन प्रोसीड होगी वो इस तरह से होगी, मींस जो प्रोडक्ट की एनर्जी होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है, किससे, रिएक्टेंट से, क्योंकि रिएक्टेंट ने क्या किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, क्लियर। हाँ जी, अब मैं इसके लिए एंथैल्पी चेंज निकाल सकता हूं, डेल H इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। हाँ जी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट क्या होगी, ज्यादा होगी, क्लियर, क्योंकि इसकी जो क्या है वैल्यू है वो ज्यादा आ रही है और इसकी वैल्यू कम आ रही है, ठीक है। तो अगर मैं ज्यादा में से कम घटाता हूं तो जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा, पॉजिटिव, क्लियर, जो रिजल्ट आएगा वो होगा पॉजिटिव। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल H होगा नेगेटिव और एंडोथर्मिक रिएक्शंस के लिए डेल H पॉजिटिव, क्लियर।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर